आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे पूरी बुक से। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इनको तैयार करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, फार्मेल्डिहाइड एवं फार्मिक अम्ल की संरचनाओं की भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए वैसे फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, HCOOH। यहाँ पर यही तो होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, हमने आपको बहुत बार बताया है। तो इसका हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ पर देखिए कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर 2 3 4 हो जाएगी। यहाँ पर कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4। देखिए 2 3 4 हो गई। यहाँ पर इसको हमने स्ट्रक्चर इसका इस टाइप से बना देंगे। यहाँ पर बना दिया इसका स्ट्रक्चर बनाना आपने 10th में और 11th में सीखा होगा। ठीक है, फार्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर ये होता है। देखिए ये क्या हमारे पास है, फार्मिक अम्ल ये क्या होता है हमारे पास, C डबल बॉन्ड बोलेगा। क्या है हमारे पास? कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ से यहाँ तक क्या है? कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, C डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर लिखा फार्मिक अम्ल में कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह क्या हमारे पास? ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है। ठीक है, बैठ और यहाँ पर इसकी संयुक्ता पूरी कर देंगे। 4 संयुक्ता होती है, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, समूह की एक संयुक्ता से हाइड्रोक्सी समूह, एक संयुक्ता से क्या होती है? देखिए कुछ नहीं, कार्बन। देखिए समझिए यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा? फार्मिक अम्ल में कार्बोनिल समूह, फार्मिक अम्ल इसमें कार्बोनिल समूह। यहाँ पर समूह कार्बोनिल समूह की एक संयुक्ता से कार्बोनिल समूह, इसकी एक वैलेंसी से क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास? हाइड्रोक्सी, एल्कोहल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, एक संयुक्ता से हाइड्रोक्सी, बाद दूसरी संयुक्ता से दूसरी वैलेंसी यहाँ पर है, दूसरी संयुक्ता से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन एटम जुड़ा है यहाँ पर। ठीक है, 8 रहता है। इतना आप लिख देंगे, कुछ नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, देखिए फार्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर इस टाइप से बना लेंगे। लिखेंगे फार्मिक अम्ल में कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता से हाइड्रोक्सी समूह, तो एक संयोजकता से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। यहाँ पर इतना लिख देंगे। यहाँ पर फिर देखिए, फिर आएंगे यहाँ पर फार्मिक अम्ल में आप इतना लिख देंगे। फिर नीचे डालेंगे फार्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, HCHO। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये बना दिया यहाँ पर। फिर इसी टाइप से सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं से क्या जुड़ा रहता है? दोनों संयुक्ता से, दोनों बैलेंसी से। ठीक है, क्या जुड़ा रहता है यहाँ पर? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। बस इतना आपको लिख देना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत ही सिंपल भाषा लिखी है। फिर देखिए उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देखिए, लिखेंगे यहाँ पर किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है, उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए हमारे पास क्या, ये क्या होता है हमारे पास? सेंट्रल मेटल आइटम होता है। ये सिंपल धातु होती है, दिख रहा है नहीं? रुक जाइए, इसको ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए ये सेंट्रल मेटल आइटम होता है। ये क्या होता है हमारे पास? लिगेंड होता है। ये क्या होता है हमारे पास? ये क्या होता है? सिंपल धातु होती है। और इसमें लिखा हो क्या होती है इसकी परिभाषा? किसी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर हम समन्वय संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? Fe है। एक क्या है हमारे पास? केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ पर। और यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से 1 2, इस टाइप से बना देंगे 3 4 5 6। ठीक है, 6 से 6। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? लिगेंड क्या है? Cn है। तो यहाँ पर Cn इस टाइप से लगा देंगे, Cn 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 Cn। 6 हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। तो लिखेंगे किसी उपसंयोजन यौगिक में, ठीक है, किसी लिखेंगे यहाँ पर किसी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिख सकते हैं। यहाँ पर लिगेंड क्या है? लिगेंड के साथ जितने बंध बनाता है, बॉन्ड बनने यहाँ पर जितने बंध बनाता है उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। किस टाइप से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर? किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, आप सिर्फ ओनली लिख देना केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाता है उसी को कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं? उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। यहाँ पर वही लिख दिया यहाँ पर, किसी उपसंयोजक युग्म में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ, क्या है? लिगेंड के साथ लिखेंगे यहाँ पर। लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजन बंध बनाता है उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 6। नोट कर लीजिए यहाँ पर, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राउल्ट का नियम लिखिए। क्या है राउल्ट का नियम? देखिए जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है, क्या घोला जाता है? आभासशील विलेय घोला जाता है। ठीक है, तो विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के क्या होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये क्या होता है हमारे पास?
क्या होता है यहाँ पर किसी आभासीय विलय मतलब किस क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक क्या समझ लीजिए होता क्या, आपसे कोई पूछ दे P0 माइनस के PS अपन P0 क्या होता है हमारे पास, क्या होता है विलायक के वास्तव का अपेक्षिक अवनमन होता है यहाँ पर। ये क्या होता है हमारे पास मोल प्रभाज होता है यहाँ पर, या मोल अंश होता है, इसकी क्या होता है बराबर होता है, ये रोल्ट का नियम होता है। ठीक है, विलायक का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं, क्या होता है इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। थोड़ा सा ये लिख लेंगे ऊपर, जब किसी विलायक में आभासीय विलय घोला जाता है, जब कोई विलायक होगा, विलायक मतलब विलय से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, घोला जाता है। विलायक मतलब एक प्रकार का जल मान सकते हैं यहाँ पर, जब किसी विलायक में आभासीय विलय घोला जाता है, ठीक है, विलय मान लीजिए आभासीय विलय मान लीजिए समझिए कुछ चीनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कोई विलायक होगा यहाँ पर, देखिए विलायक मान लीजिए, विलायक क्या होता है एक प्रकार का विलायक होगा यहाँ पर, विलायक मान लीजिए जल होगा यहाँ पर, हम सपोज एग्जाम्पल के लिए, और कोई आभासीय विलय, विलय मान लीजिए क्या होगी चीनी होगी, चीनी होगी यहाँ पर, विलय क्या होगी चीनी होगी। जब घोला जाता है तो विलायक का वास्तव का क्या होगा हमारे पास, विलायक का वास्तव क्या है जल है यहाँ पर, ये क्या है विलायक, विलायक का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इसके मोल प्रभाज के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, जब किसी विलायक में वास्तव आभासीय विलय घोला जाता है तो विलायक के वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, लिख लेंगे जहाँ P0 क्या है शुद्ध विलायक का वास्तव, PS क्या है विलयन, एस फॉर सोल्यूशन विलयन का वास्तव, NA क्या है विलायक के मोल, NB क्या है विलय के मोल यहाँ पर, राइट। फिर देखिए हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या है चौथा, देखिए हेनरी का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, क्या होती है किसी इनकी स्थिर ताप पर किसी गैस में द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या है, प्रेशर के समानुपाती होती है। इसको समानुपाती का साइन हटाएंगे, क्या हेनरी कांस्टेंट ले लेंगे यहाँ पर। जो M क्या है घुली गैस की मात्रा है, P क्या है साम्य पर गैस दाब है, H क्या है हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, क्या है हेनरी स्थिरांक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए डी ब्लॉक का तत्व या संकर्ण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए क्या होते हैं, पूछता है एग्जाम में। तो क्या होता है डी ब्लॉक के तत्व या संकर्ण तत्व एक ही होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आपसे कोई पूछते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं या संकर्ण तत्व क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ये बता देना। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं यह तत्व यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों से संबंध रखते हैं। यह तत्व क्या होते हैं, यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों से क्या रखते हैं, रिलेशन रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, संबंध रखते हैं, इसलिए इन्हें संकर्ण तत्व भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें संकर्ण तत्व भी कहते हैं यहाँ पर। और इसका पूछा जाता है इनकी डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, उसी में लिखा होता है यहाँ पर। ठीक है, 24 में आया था यहाँ पर। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N इंटू डी 1 से 10 होती है, NS 0 से 2 होता है यहाँ पर। इसका क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसी टाइप से सिमिलरली छठा क्वेश्चन एफ ब्लॉक के तत्व क्या होता है, तो इसके एफ ब्लॉक इसका देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए रुक जाएगी यहाँ से, जिससे कि आपको दिख जाए। यहाँ पर बड़ी कापी थोड़ी सी दिखती नहीं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होता है, देखिए आवर्त सारणी में दूसरे प्रकार के संकर्ण तत्व भी होते हैं। क्या होते हैं, दूसरे प्रकार के संकर्ण तत्व भी होते हैं जो सामान्य संकर्ण तत्वों से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, जिनके बाह्यतम तीन कोष आंशिक रूप से क्या रहते हैं, भरे होते हैं। आंशिक रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं, जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या कहते हैं आंतरिक संकर्ण तत्व कहते हैं, जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या आंतरिक संकर्ण तत्व कहते हैं। यहाँ पर लिख लेना। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एफ ब्लॉक के तत्व का N-2 एफ से 1 to 14 होता है, N-1 0 से 1 होता है, NH2 होता है। इसका क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर, कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है प्रतिपरासरण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। प्रतिपरासरण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। क्या लिखेंगे उत्तर में, जब विलयन की सतह पर, क्या लिखेंगे, जब विलयन की सतह पर परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। क्या होता है, जब क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, जब विलयन की सतह पर, ठीक है, विलयन जानते हैं, विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब मतलब अधिक प्रेशर प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो जल के अणु क्या होते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण कहते हैं। इसके कहते हैं प्रतिपरासरण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए उपयोग लिख लेना यहाँ पर। इस विधि द्वारा समुद्र जल से आसुत जल बनाया जाता है। इस विधि द्वारा क्या समुद्र जल से क्या बनाया जाता है, आसुत जल बनाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए आठवां क्वेश्चन, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए ताप इधर हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सांद्रता। देखिए लिखेंगे ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ताप वृद्धि से क्या होता है, ताप वृद्धि से अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है।
क्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या क्या होती है, टक्करों के होते हैं कोलिजन, एक प्रकार को बोल सकते हैं यहाँ पर टक्कर, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कोलिजन, ठीक है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर, क्यों, बिकॉज ताप या टेम्परेचर वृद्धि से अणुओं के मध्य क्या होता है, अणुओं के मध्य कोलिजन संख्या मतलब कोलिजनों की संख्या या टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, लिख लेना। फिर सांद्रता लिख देंगे यहाँ पर, कॉन्सनट्रेशन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे टेम्परेचर बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए कॉन्सनट्रेशन क्या होती है, सांद्रता, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, ठीक है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाता है, बढ़ता है। और सांद्रता कम करने पर वेग कम हो जाता है, सांद्रता कम करने पर क्या होता है, वेग कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। सांद्रता लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है और सांद्रता कम करने पर वेग कम हो जाता है, वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 में छपेगा जरूर यहाँ पर ये क्वेश्चन, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, समझाइए। इधर हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोसाइड, इधर हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इनमें न्यूक्लिक अम्ल के दो, ठीक है, आधारी घटक होते हैं। इसमें क्या होता है, घटक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोनेंट यहाँ पर, ठीक है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के दो आधारी घटक होते हैं, ठीक है। पेस्टोस शर्करा तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, क्या होता है, पेस्टोस शर्करा तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक, इतना लिख देंगे यहाँ पर। अब इधर इसकी रिएक्शन लिख देंगे, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेस्टोस शर्करा क्या बनाएंगे, यहाँ पर तीन लगाएंगे, क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए इधर लिखेंगे यहाँ पर, इधर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इनमें न्यूक्लिक अम्लों के तीनों घटक, इनमें न्यूक्लियो को क्या होते हैं, तीनों घटक यहाँ पर, ठीक है, तीनों घटक अर्थात H3PO4 पेस्टोस शर्करा तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक, क्या एक नाइट्रोजनी क्षारक, इतना लिख देंगे न्यूक्लियोटाइड में। इसकी रिएक्शन लिख देंगे नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेस्टोस शर्करा प्लस का H3PO4 लिख देंगे यहाँ पर। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर देखिए Fe2+ का, इसका मतलब 10वां क्वेश्चन देखिए, कारण इसको लिख लेना है, पढ़ लेना थ्योरेटिकली यहाँ पर। फिर देखिए कारण साइज स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी इसमें से आएंगे जरूर यहाँ पर, ये ध्यान रखना यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट देखिए Fe2+ अपचायक है जबकि Mn2+ एक ऑक्सीकारक कारक है। एक कारण, यानी कारण स्पष्ट, कारण साइज स्पष्ट कीजिए यहाँ पर, कारण बताइए यहाँ पर, रीजन क्या है यहाँ पर, क्यों। देखिए Fe2+ अपचायक है जबकि Mn2+ ऑक्सीकारक है, देखिए कुछ नहीं है। देखिए Fe2+ आयन एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास, क्या इसका विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है, D4 से D3 में परिवर्तित होता है, जिसमें अर्धभरित T2G इस तरह होता है, जिसमें क्या होता है, अर्धभरित T2G इस तरह होता है। जबकि Mn3+ से Mn2+ में परिवर्तन में अर्धभरित D5 विन्यास प्राप्त होता है, क्या होता है, अर्धभरित D5 विन्यास प्राप्त होता है, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है, जो होता है इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। अतः Mn3+ एक ऑक्सीकारक है यहाँ पर, Mn3+ क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं, बहुत तो सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप।